नैरेटिव्स विद आमिर राना। हम कोयटा में हैं और हमने बताया था कि यहाँ से हम एक पॉडकास्ट का एक सिलसिला करेंगे। बलूचिस्तान में कशीदगी और इंसर्जेंसी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन शायद अभी माजी करीब की तारीख़ हमारे जहनों से निकलती जा रही है कि कोयटा जो है एक मजहबी और फ़िरका वाराना जो है मुनाफरत का और टारगेट किलिंग का शिकार रहा, और हज़ारा जो हमारी कम्युनिटी है वो ख़ास तौर पे उसका निशाना बनती रही है। और उसकी वजह से एक पूरा तासुर ये था कि पूरे सूबे के अंदर बदअमनी है, और ये वाक़यात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। और इस वक्त भी हम जो हैं जामिया इमाम सादिक के अंदर मौजूद हैं, अलमदार रोड के ऊपर, और कई सालों से हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो लगता यही है कि अमन जो है वो बहाल होना शुरू हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि ये वाक़यात क्या थे, ये अचानक से ख़त्म क्यों हो गए, और फिर ये कि यहाँ की सियासत के ऊपर तो बहुत बात होती है। बलूचिस्तान की मजहबी जमातों और मजहबी सियासत किस रुख पे जा रही है उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ हैं आज जामिया इमाम सादिक के प्रिंसिपल अल्लामा अकबर हुसैन ज़ाहिदी साहब। आप मारूफ स्कॉलर हैं और बैनुल मज़ाहिब हमांगी के लिए बहुत किरदार अदा किया, और ये जो थोड़ी सी हमांगी बलूचिस्तान में नज़र आती है उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया अल्लामा साहब ने। तो हम बिला ताख़ीर आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि ये जो सुकून है इस वक्त पूरी इस टाउन के अंदर, और लगता है कि वाक़यात फ़िरका वाराना दहशतगर्दी के ख़त्म हो गए हैं, तो क्या ये तासुर ठीक है, और इसमें किन फैक्टर्स ने ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आप आज तशरीफ़ लाए। ज़ाहिर है आपके साथ जो हमारी शनासाई काफ़ी जो है वो पुरानी है। बलूचिस्तान जिस कर्ब से गुज़रा और जिन सानहात का सामना किया, उस ज़माने में भी आप यहाँ तशरीफ़ लाते थे, 10-10, 20-20, 100, 125 तक जनाजे यहाँ पर उठाए गए। उसके बाद जो है वो नेशनल एक्शन प्लान बना सानहाए पेशावर के बाद। फिर उसके आसार जो है पूरे मुल्क के ऊपर पड़ने लगे, और जो दहशतगर्दी थी उसके ख़िलाफ़ वाक़ई पाकिस्तान ने सही मानों में पहली मरतबा एक्शन लिया, और उसके नताइज जो है वो बलूचिस्तान में भी हमें देखने को मिले। तो ज़ाहिर है यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता से अमन बहाल होने लगा। अब एक ज़माना तो वो था कि हम चेक पोस्टों से बाहर नहीं जा सकते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान भर में हम जा सकते हैं। कोई इस तरह का जो है वो कोई वो मामला नहीं है कि हम यहाँ से निकलते हुए डरें या खौफज़दा हो जाएं। और जिस कम्युनिटी के बीच में मैं रहता हूँ, अब उनके लिए भी सारे रास्ते जो है वो खुल चुके हैं। उनके लिए भी वो मसाइल नहीं रहे जो आज से 10 साल 12 साल पहले थे। ज़ाहिर है मैं कह सकता हूँ कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने में बुनियादी तौर पे नेशनल एक्शन प्लान का था, और बलूचिस्तान के अंदर भी जो है हमने उसके मस्बत आसार देखे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अमन और शांति के माहौल में हम ज़िंदगी चलिए, ये तो बहुत शानदार बात है। तो नेशनल एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किसने किया इधर? अब ज़ाहिर उसमें दो चीज़ें होती हैं। अब ज़ाहिर है दहशतगर्द जो असला उठा के आता है किसी को कत्ल करने, किसी को मारने या ख़ुद को फाड़ने, उसके यहाँ जो है वो ना उसके सामने ना मंतिक कारगर होती है ना फ़लसफ़ा। ज़ाहिर है वहाँ पे सिर्फ गोली और गोला ही कारगर हो सकता है। लेकिन जो उमूमी फ़ज़ा होती है जहाँ पे नफ़रत फैलती है, वहाँ पे उस नफ़रत के ख़िलाफ़ मुआशरे का जो संजीदा तबका है, उलमा हैं, दानिश्वर हैं, शुअरा हैं, अदीब हैं, यहाँ के जो क़बाइली ज़ोमा हैं, अब ज़ाहिर उनके लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान था बलूचिस्तान के हवाले से। तो वो मैदान में आ गए। फिर हमारी रियासत हमारे पीछे खड़ी हो गई इस फ़िक्र के पीछे। ज़ाहिर है जिस फ़िक्र के पीछे रियासत की खिदमत कार फरमा हो, तो फिर वहाँ पे बहरहाल मस्बत नताइज जो हैं वो
जल्दी जो है देखने को मिलते हैं। तो जो नफ़रत थी बहरहाल उसके ख़ात्मे के लिए हमारे दानिश्वर तबके ने, उलमा ने मजहबी हम आहंगी के लिए काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत हद तक हमें कामयाबियाँ। चले, ये ज़बरदस्त बात है। एक पैगाम पाकिस्तान भी कोई आया था, बिल्कुल, उसका भी कोई इम्पैक्ट हुआ है? बिल्कुल, क्यों नहीं। वही पैगाम पाकिस्तान ही की रोशनी में दानिश्वर तबका जो है फ़आल हो गया, उलमा फ़आल हो गए, और यहाँ जो समाजी तंजीमें थीं, यहाँ जो जरगे थे वो फ़आल हो गए। तो मतलब ये है कि वो पैगाम पाकिस्तान के पीछे भी तो ज़ाहिर है हमारी रियासत ही थी, रियासत की फ़िक्र कार फरमा थी। तो उस रोशनी में हम आगे बढ़ते गए। पैगाम पाकिस्तान वाक़ईन एक तवाना मंसूबा था पाकिस्तान का, और उसके पीछे रियासत की फ़िक्र कार फरमा थी, और रियासती इदारे उसमें जो ताकतवर हमारे हल्के हैं वो भी इसमें ज़ाहिर कार फरमा थे। तो यही वजह है कि पैगाम पाकिस्तान ने भी अपने मस्बत आसार दिखाने शुरू कर दिए, और साथ साथ जो हमारी छोटी मोटी जो कोशिशें थीं उलमा की, मदारिस की और समाजी तंजीमों की, दानिश्वर तबके की, वो भी जो है अपना रंग दिखाने लगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बलूचिस्तान में उस हवाले से अमन। ठीक है, ऐसे लगता है कि नेशनल एक्शन प्लान से पहले तो यहाँ पे आसार तो थे कि सोसाइटी काम कर सकती है, उलमा कर सकते हैं, दानिश्वर, लेकिन रियासत की सरपरस्ती उसको नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। यानी जिस वक्त यहाँ पे मुसलसल हादिसात हो रहे थे उस वक्त में अमन जरगे मुनक़िद हो रहे थे। मुझे याद है कि यही आपका जो हॉकी ग्राउंड है वहाँ पे हमारे एक बहुत बड़े वो हैं लाला यूसुफ खिलजी साहब, जी नाम सुना होगा आपने? नाम सुना। बड़े बड़े अजीम शान यहाँ पे जरगे करता था, उसमें सबको वो दावत देता था, और उसमें अमन अमान के हवाले से हम किरदार अदा कर रहे थे। ठीक है, एक तरफ धमाके हो रहे थे तो दूसरी तरफ जो है वो अमन और आश्ती के नारे भी लग रहे थे। अच्छा, तो ये कितना पायदार है जो मांगी है? आपको लगता है कि ये अभी उसके बुनियाद डाली जा चुकी है और ये चलेगी कम से कम बलूचिस्तान की? देखिए, पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान ज़ाहिर है कि यहाँ पे दो मुल्कों का पड़ोसी है, अफ़गानिस्तान का और ईरान का। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़ाहिर है पड़ोस में जब कुछ होने लगता है तो हम चाहें या न चाहें उसकी हीट, उसकी तपिश और शोलों की लपक जो है वो पड़ोसी को बहरहाल महसूस हो ही जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारी दुआ ये है कि हमारे जो दोनों पड़ोसी हैं वो पुरअमन रहे, वहाँ पर कोई इस तरह की क्या कहते हैं आतिशबाजी ना हो। हाँ। तो ज़ाहिर है खुदा न खास्ता वहाँ पर जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है तो खा ना खा। एक हमारा दूर का भी पड़ोसी है इन पड़ोसियों से, वो काफ़ी ठीक हो गया, उसके भी असरात हैं इधर कुछ? इसमें यकीनन ज़ाहिर है जो हमारे जो दूर का पड़ोसी है बलूचिस्तान से, वो हमारे जो करीबी पड़ोसी हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है। अब ज़ाहिर दूर के पड़ोसी की रिसाई जो है उस वक्त हो सकती है जब हमारे करीबी पड़ोसियों के साथ उससे करीबाना ताल्लुकात हो। बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो मजहबी हम आहंगी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप तो अजनबी नहीं है बलूचिस्तान के लिए, आप यहाँ पर आते रहते हैं। ये माहौल पहले नहीं था, इससे 15 साल पहले, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस तरह की वो उस ज़माने में जो तवाना आवाज़ें थी वो अभी आपको कहीं पे और चेहरे आपको कहीं पर नज़र नहीं आएंगे, उनकी आवाज़ कहीं पर आपको सुनाई नहीं देगी। तो ये है कि कोई भी मस्बत चीज़ रियासत की हिमायत के बग़ैर और कोई मनफी चीज़ रियासत की हिमायत के बग़ैर ता देर कायम नहीं रह सकती। बिल्कुल ठीक, हमारी दुआ है कि ये चलता रहे ऐसे। लेकिन अब आते हैं हम बलूचिस्तान की सियासत की तरफ। जो एक अमूमी तासुर है पाकिस्तान की जो दानिश्वर इशराफिया जो इस्लामाबाद में, कराची और लाहौर में है, उसके ज़हन में एक ये तासुर ये है कि मज़हब के ज़रिए रियासत जो है वो मांगी पैदा करना चाहती है। वो सिंध में भी मदारिस की तादाद बढ़ रही है और बलूचिस्तान के अंदर भी बढ़ रही है। तो ये जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, इसका कोई तालमेल मजहबी सियासत, मजहबी सेंटिमेंट कोई है, या ये दोनों अलग अलग से रुझान चल रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे इंसर्जेंसी जहाँ कहीं भी दुनिया में चली है उसके अपने ख़ास मुज़मरात
और उसके अपने ख़ास असबाब, ज़ाहिर है उससे हम गद्द नज़र नहीं कर सकते, चशमपोशी तो नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है, अगर उसका बगौर हम मुतालिया करें तो हमें ये चीज़ जो है वाज़ेह तौर पे नज़र आने लगती है कि इब्तिदा में जब सन 1947 में पाकिस्तान बना, उसके एक साल बाद सन 1948 में जो रवैया बलूचिस्तान के साथ इख्तियार किया गया वो नहीं करना चाहिए था। ठीक। 48 में जो रवैया इख्तियार किया गया वो किसी तरह भी बलूचिस्तान के साथ इख्तियार नहीं करना चाहिए था। चलो एक गलती आपसे हो गई तो अक्लमंद इंसान उसकी तलाफ़ी करता है, उसकी मुआफ़ी चाहता है, फिर आगे चल के अच्छे इक़दामात करता है ताकि जाके वो नाराज़ इलाक़ा, नाराज़ बासी दोबारा आपसे राज़ी हो जाए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मुसलसल चौके पे चौके, ज़ख्म पे ज़ख्म, और आप लगाते गए। अब वो कहते हैं ना, रियासत जो है वो माँ होती है, तो रियासत को माँ का किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन जब रियासत माँ की जगह मार बनने लगती है तो फिर मार भी पड़ती है उस पर। जब माँ मार बनने लगती है तो फिर जाहिर है उसको मार भी पड़ती है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं साहब। इसका मतलब कि रियासत का जो मंसूबा था कि मज़हब के ज़रिए, मजहबी इदारों के, जमातों के ज़रिए बलूचिस्तान में कंट्रोल, इन्फ्लुएंस कर लेंगे, वो कामयाब नहीं हो सका। वो कामयाब होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि पहली बात तो यह है कि बलोच बुनियादी तौर पे इसकी तारीख़ में कभी मजहबी बुनियाद परस्ती नहीं रही है। बिल्कुल। फ़िरक़ावारियत इसके वजूद में, बलोच के वजूद में फ़िरक़ावारियत आप नहीं पाएंगे। अगर बलोची तारीख़ आप पढ़ें, यहाँ बलोच जो है वो हमेशा से कबायली रहा है। ठीक। यानी उस तरह का मजहबी नहीं रहा जिस तरह का ये कबायली रहा है। ठीक है, आज का बलोच जो है अच्छा मुसलमान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपने बलोच होने पर फ़ख्र करता है। तो बजाय इसके कि हम इसकी इस तशख़्ख़ुस को महफूज बनाते हुए इस तशख़्ख़ुस को क्या कहते तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करके इसकी वफ़ादारियाँ हम समेट सकते थे, बजाय इसके कि हम एक ज़बरदस्ती कोई और तशख़्ख़ुस उसको दे दें और मजबूर करें कि आप इस तशख़्ख़ुस को छोड़ दें, इसको कबूल करें। तो ज़ाहिर है रियासत जब इन हरबों पर उतर आती है तो फिर उसका ये जो हरबा है वो तादेर कारगर साबित नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि मैं इसलिए आपसे ख़ास तौर पे पूछ रहा हूँ कि पंजाब में जो तासुर है वो इस्लाम और पाकिस्तान को हम मानी समझा जाता है, और बलूचिस्तान के बारे में बलोच के अंदर समझा जाता है कि शायद अच्छे पूरे मुसलमान नहीं है, तो इसलिए उसको लिंक करते हैं कि रियासत के रवैये के साथ रियासत जो कर रही है वो शायद ठीक कर रही है। तो ये तासुर कितना है कि जो बलोच अच्छा मुसलमान नहीं, क्योंकि आपने कहा वो तो बड़ा अच्छा मुसलमान है। तो ये ज़रूर क्लियर करें कि कोई एथनिसिटी चेंज होने से भी कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं किरदार के ऊपर, इस्लाम के ऊपर। देखिए मैं अर्ज़ यही करना चाह रहा हूँ कि इंसान निकला है उन से, ठीक है कि नहीं, वहशत से नहीं निकला है, वहशी नहीं है, उन से निकला है। इंसान को मोहब्बत, प्यार, एहसान, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कौल है कि अल इंसानु अबीदुल एहसान, इंसान एहसान का ग़ुलाम होता है। आप किसी पे एहसान करेंगे, वो कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम वो जो बुतों को तोड़ा ना, तो दो आदमियों को मुंतखब किया गया कि जाकर आप इसका बदला लें हज़रत इब्राहीम से। इत्तेफाक से वो दोनों 2 दिन पहले खाना खा चुके थे। उन्होंने कहा भाई उसका खाना हमने खाया, नमक खाया है, लिहाजा किसी और का इंतखाब करें, हमें छोड़ दें। आप एहसान करें, आप उस पर जो है वो उसके साथ मोहब्बत करें, आशिकी करें, उसकी महरूमियों को दूर कर लें, उसके दर्द और गम को दूर करें, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब मुझे यकीन हो जाए कि आप मुझे महरूम करते हैं, आप मुझे यकीन होगा कि आप मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझे यकीन होगा कि आप मेरी ज़मीनों को गस्ब कर रहे हैं मेरी इजाज़त के बग़ैर, तो फिर उसके बाद किसी एक तबके के ऊपर आप एहसानात की बारिश करके ये समझें कि इस बड़े सूबे के लोग हमारे साथ चलेंगे, ये होने वाला काम नहीं है। लिहाजा ये जो हरबे होते हैं कि हम
बलोचियत के मद्द मुकाबिल हम इस्लाम या एक ख़ास मकतब को लेके आएंगे इस्लाम के, और इनको उसका गर्वियदा बताएंगे, तो जिनकी फितरत में यह चीज़ हो नहीं, तो किसी चीज़ को किसी इंसान की जुज़ फितरत बनाने कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अच्छा ये बताइए कि तो आपने वजाहत कर दी, महारंग बलोच जो है वो एक लीडर बन के उभरी है और एक नया नेशनलिज्म, बलोची नेशनलिज्म पैदा हुआ। इसका वो जो पाकिस्तान यहाँ पे बलोचिस्तान की मजहबी जमातें, उस पर क्या असर पड़ने वाला है? JUI भी यहाँ पे इलेक्शन जीतती रही है, जमात इस्लामी ने भी एक सीट निकाली है, दो सीटें, हाँ 2 सीटें, और हज़ारा पार्टी बेचारी तो इस दफ़ा मरहूम विक्टिम बन गई। तो ये मजहबी सियासी जमातों पे ये क्या असर पड़ने वाला है, इसको कैसे देखते हैं? आमिर साहब माशाल्लाह आप पिप्स के सरबराह हैं, अभी आप के सामने कुछ भी कहेंगे तो वो कहते हैं कि आफ्ताब को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। देखें, हम पिछले 76 सालों से झूठ बोल बोल के हमने अपना सत्यानाश कर दिया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं अगर ये कहूँ आपसे कि महरंग जब यहाँ से तुर्बत से चली थी, कुछ उसके बुनियादी मुतालिबात थे इस्लामाबाद की तरफ। उसने इस्लामाबाद मार्च किया था, काबुल की तरफ नहीं गई थी, बिल्कुल तेहरान या दिल्ली की तरफ तो नहीं गई थी ना, इस्लामाबाद गई थी। इस्लामाबाद है क्या? मेरा विफाकी अलामत है, मेरा विफाकी दारुल हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर है, पार्लियामेंट वहाँ पर है। जब मैं यहाँ से चल के सुप्रीम कोर्ट पे माजरत है, बलोचिस्तानियों की हुकूमत भी थी, बलोचिस्तानियों की हुकूमत भी थी, ठीक है कि नहीं? उसके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, मुझे नहीं पता मैं अब उसको क्या नाम दूँ। या तो वो तारीख़ बलोचिस्तान से नावाकिफ़ थे जिन्होंने ख़वातीन के साथ जो सलूक किया, अगर वो बलोच और पश्तून रिवायात से वाकिफ़ होते तो कभी भी ये गलती न करते। उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, शायद उसके 1-2 मुतालिबात मान लेते, इज़्ज़त एहतराम के साथ शाल डालते थे उसके सर पे, जो बलोची यहाँ की रिवायत है, ठीक है कि नहीं? प्यार मोहब्बत इज़्ज़त एहतराम से वज़ीर आज़म बुला लेता, कौन सी क़यामत टूट पड़ती। हमारे आर्मी चीफ साहब उनको बुला लेते अपने पास, उनसे हाल अहवाल करते। एक बेटी है ना आप, बिल्कुल ठीक है, वो आप हमारे बाप हैं तो हम आपके बच्चे हैं, तो उनके साथ हाल अहवाल करते। सुप्रीम कोर्ट के वो उस वक्त जनाब जस्टिस ईसा साहब हमारे चीफ जस्टिस, वो उनको बुला लेते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका इस्तकबाल हो जाता। कोई कबाहत थी? नहीं थी। मानना न मानने एक अलग बात है। वहाँ जो मुतालिबात नहीं माने गए, उसके बाद यहाँ शिद्दत नहीं आई है। जो रवैया इख्तियार किया गया वहाँ की ख़वातीन के साथ, उसके बाद यहाँ पे हमने तब्दीली देखी बलूचिस्तान के अंदर। ये हकीकत है कि महरंग जिस तेज़ी से शोहरत की बुलंदियों को वो छू रही है, उसको जेल के अंदर बंद करके अगर कोई ये समझता है कि उसकी शोहरत में कमी आएगी, मुझे नहीं लगता। मज़ीद वो मशहूर होगी, और हर एक चाहे मजहबी तबका हो या गैर मजहबी, महरंग के वजूद को अपने लिए ख़तरा समझता है और असरात होंगे इनके। बिल्कुल होंगे। तो बलूचिस्तान के मसाइल का हल क्या आप देखते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, कोई एक कदम, और क्या मजहबी जमातें भी कोई रोल प्ले कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। देखें, बलूचिस्तान बकौल हमारे सर का झूमर है। वाक़ईन बलूचिस्तान के बग़ैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। 44% पाकिस्तान है। अल्लाह ने बलूचिस्तान को हर चीज़ से नवाजा है, हर चीज़ से नवाजा है। यहाँ इसका वाहिद हल जो मैं समझता हूँ वो ये है, अच्छा माहौल दे दें, लोग जिसको मुंतखब करेंगे उसके साथ आप बैठ के बलूचिस्तान की इश्यूज़ पर बात करें और मामले को हल कर लें। दूसरा रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। यानी शफाफ इंतखाबात बलूचिस्तान के मसले का हल हो सकता है और पेशरफ्त हो सकती है एतमाद की बहाली के लिए। और इन्हीं कलमात के साथ आपसे इजाज़त, और इल्लामा ज़ाहिदी साहब का बहुत शुक्रिया कि कीमती वक्त और इतनी अच्छी खूबसूरत हमें मीठी मीठी सी चाय भी पिलाई। तो मिलते हैं एक और सिलसिले के साथ।